हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 मैथ्स की एक मैराथन सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आपके पास पेपर 2 में मैथ साइंस है तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके पेपर से पहले एक फाइनल रिविजन के लिए, और साथ ही साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का यहाँ पे एक बंच आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ इन कॉन्सेप्ट संबंधित जो आपके पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आए वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और यहाँ पे सीटैट पेपर 2 में मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका एक सब्जेक्ट साइंस भी होता है। साइंस की जो मैराथन है, कंप्लीट मैराथन आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। साथ ही साथ साइंस पैडागोजी और मैथ्स पैडागोजी की वीडियो भी यहाँ पे शेयर की है, और इन सभी वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में यहाँ पे ऐड कर दिया है जो कि सीटैट मैथ्स प्लेलिस्ट करके आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट आपकी यहाँ पे पिन करके मैंने दे दी है, ताकि आपको वीडियो सर्च करने में भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन है वो सभी आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका एक बेसिक और एक मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है वह एलसीएम एचसीएफ का बनता है। तो देखिए, एलसीएम एचसीएफ का बेस आपको ये भी पता होना चाहिए, और जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं यानी कि इस तरीके के पावर बेस, ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो सभी चीज़ों को मैं आपके साथ पहले डिस्कस करती हूँ, फिर हम इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं इन नंबर्स का, जैसे कि 20, 40 और 60, 20, 40 और 60, ये तीन आपके ऐसे नंबर हैं जिनका मैं एलसीएम भी निकाल के शो करूंगी और एचसीएफ भी निकाल के शो करूंगी। तो देखिए, अगर मैं एलसीएम निकालती हूं तो हम एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है कि सबसे पहले एक सबसे बेसिक एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिससे ये नंबर आपकी डिवाइड हो। तो देखिए, 2 से 20, 40 और 60 यानी कि 20, 40, 60 तीनों आपके डिवाइड हो जाते हैं। जो 20 है वो आपका 10 बारी में, और जो 40 है वो 20 बारी में, और 60 यहाँ पे 30 बारी में होता है। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो तीनों नंबर आपका 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखते जाती हूँ। और अब आप गौर करेंगे तो 5 और 15, 5 और 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, पर 10 अभी भी 2 के टेबल में आता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इन नंबर्स को ऐसे रखूंगी और जो नंबर जाता है उसे मैं डिवाइड कर दूंगी। अब तीनों ही नंबर आपके 2 के टेबल में नहीं जाते, तो ये तीनों में से 15 जो है वो आपका 5 के टेबल में, ये 15 जो है ये 3 के टेबल में जाता है 5 बारी में। मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे आया 5, 5, 5 जो कि आपका 5 के टेबल में जाता है, तो मैं इस तरीके से लिख दूंगी। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे एलसीएम निकालने के लिए इन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हो। और मेरी एक बात का आंसर देना, जब हम इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो आपकी क्या आएगी, एक बिग वैल्यू आएगी, एक लार्ज वैल्यू आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बिग वैल्यू लिखी है। अब अगर मुझे इन्हीं नंबर्स का यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं करूँगी क्या, पहले दो नंबर को ले लिया, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसे आप यहाँ पे अंदर और जो छोटा है उसे बाहर इस तरीके से प्लेस कर दीजिए। 20 के टेबल में 40 आपका डिवाइड हो जाता है टू बार में कंप्लीटली, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। और अगर ये पूरा डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता, तो मैं इस तरीके का डिवाइड का साइन बना के इस क्वेश्चन को आगे आगे कंटिन्यू करती और तब तक कंटिन्यू करती जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं होता। बट ये क्योंकि यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया तो ये आगे इस तरीके से काम नहीं जाएगा। अब देखिए, लास्ट टाइम मैंने ये जो 40 है यानी कि 40 को किससे डिवाइड किया कि ये पूरा डिवाइड हो गया, तो आप कहेंगे 20 से। तो इस 20 से मैं अगला जो नंबर है यानी कि 60, इसको भी यहाँ पे डिवाइड करूंगी, और लकीली ये नंबर भी यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। तो फाइनली इन तीनों नंबर को डिवाइड करते हुए मैंने कौन सा नंबर यूज किया, तो आप कहेंगे 20। तो एचसीएफ जो आया वो आया आपका 20। तो एचसीएफ के बारे में मैं एक चीज कंक्लूड कर सकती हूँ कि इसमें छोटी वैल्यू आती है और एलसीएम में बड़ी वैल्यू आती है। अब आप कहेंगे इसका यूज क्या है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको कहेंगे कि इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो, फिर इन्हें प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ निकालने में होता है। तो अगर मैं इन नंबर्स का क्या करूंगी, इन नंबर्स का अगर मैं एलसीएम निकालूंगी
तो एलसीएम आपका कैसे आएगा, एलसीएम में देखिए बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आपको क्या करना है, अब आप गौर करिए इस पैटर्न को, यहाँ पे 2 की पावर है, यहाँ पे 3 की पावर है और यहाँ पे 5 की पावर है। तो देखिए आपको क्या करना है, आंसर अगर बड़ा आना है तो इसके लिए बड़ी पावर यूज करनी पड़ेगी। तो इनमें सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 हम पिक कर लेंगे। इसके बाद 3 में मैक्सिमम पावर क्या है, 3 में मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 है, और 5 में मैक्सिमम पावर क्या है, 5 की पावर 3 है, तो हमने ये चीज़ पिक कर लिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं या फिर इसको यूज़ करते हैं तो आपका एलसीएम जो है आ जाएगा। और अगर मुझे इसी का एचसीएफ निकालना है तो देखिए एचसीएफ में छोटी वैल्यू आ रही थी, तो इनमें जो सबसे छोटी पावर है वो हम यूज़ करेंगे, जैसे कि 2 की पावर 3 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 की पावर 2 जो है वो छोटी वैल्यू है, और 5 की पावर 2 भी जो है ये छोटी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे निकालते हैं, अगर आपको इस तरीके से पावर बेस यहाँ पे दी जाती है। अब देखिए इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि इस तरीके से फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे एलसीएम निकालना है यहाँ पे ABC, और नीचे आपको दे रखा है XYZ, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसमें मैं यहाँ पे क्या देखने वाली हूँ, एलसीएम निकालूंगी मैं ABC का यानी कि न्यूमरेटर का, और एचसीएफ निकालूंगी मैं यहाँ पे XYZ का। आई होप ये आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। अगर यही आपको एचसीएफ निकालना हो, आपको ABC डिवाइडेड बाई XYZ का, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे HCF निकालेंगे, यानी कि जो निकालना है वो ऊपर वाले का करिए। HCF निकालेंगे हम ABC का और LCM निकालेंगे हम XYZ का। साथ ही साथ अगर दो नंबर को हम ले लें तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वे LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये सेगमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसके अलावा हमें घातांक और घात से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चन आते हैं, जिसके कुछ रूल्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। जैसे कि अगर किसी दो नंबर का बेस सेम हो और पावर अलग हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इनकी पावर को क्या करते हैं, इनकी पावर को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं और बेस को हम एक बार लिखते हैं। इसके अलावा यही फॉर्मेट आपका यहाँ पे डिवाइड में आ जाए तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर को माइनस कर देते हैं। अगर ये इस तरीके से आ जाए कि एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो आप क्या करोगे, दोनों पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके अलावा अगर किसी की भी पावर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो है, तो उसका आंसर कितना होता है, उसका ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या होगा, उसका ओवरऑल आंसर 1 होगा। चाहे यहाँ पे आपको 100 की पावर आपको 1 दे रखी है तो भी उसका आंसर कितना होगा, 1। इसके साथ साथ अगर किसी की नेगेटिव पावर आ जाती है तो नेगेटिव पावर में हम इस तरीके से रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। जैसे कि 2 की पावर -3 अगर होगा तो इसका मतलब है 1/2 की पावर 3। और अगर इस तरीके से आ जाए जो फर्स्ट पैटर्न की तरह लगे पर डिफरेंट है, देखिए इसमें पावर अलग थी, इसमें बेस अलग है, तो हम क्या करेंगे, बेस को इस तरीके से ब्रैकेट में लेके पावर को एक बार यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मैंने आपके साथ अभी दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, एलसीएम एचसीएफ और घातांक और घात, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ इनके क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो। साथ ही साथ उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ से बेस आपके कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। अब देखिए अभी मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसमें आपको बताया था कि इस तरीके के आपको पावर दी जाती है तो आप एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका एलसीएम निकालने लगूँ तो आपको मैक्सिमम पावर लेनी है। तो देखिए 2 में मैक्सिमम पावर आपको 2 की पावर 5 मिलेगी। इसके अलावा 3 में जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो 3 की पावर 3, और 5 में जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो आपको 5 की पावर 3 मिलेगी। इसके अलावा अगर हम डिनोमिनेटर में इसका एचसीएफ लिखें, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ को आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर एचसीएफ जो लिखते हैं इसमें हम मिनिमम पावर लिखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 मिनिमम है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 की पावर 2 सबसे छोटी है और 5 की पावर 5 छोटी है। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब आपको इसे कैंसिल आउट करना है और कैंसिल आउट करके देखना है कि क्या बचेगा। यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में से एक 3 बचेगा और यहाँ पर एक 5 बचेगा। तो इसके हिसाब से 2 की पावर 2, इसके अलावा 3 की पावर एक 1 बचेगा और 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5। 4 3 ज़ा आपका क्या होता है 12, 12 5 ज़ा होता है 60। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का 60 जो है ये करेक्ट आंसर आएगा। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम का सम निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकाल दीजिए। एलसीएम अगर हम इन नंबरों का निकालते हैं तो देखिए सबसे बेसिक और कन्वेंशनल तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 15 का 15 और 45 का 45। तो 2 की टेबल से फिर से हमने किया तो यहाँ पे आएगा 3, 15 और 45। अब ये आपके 3 की टेबल से जाते हैं, 3 की टेबल में ये 1 बार में, ये 5 बार में और ये 15 टाइम्स आपका चला जाएगा। अभी भी ये नंबर आपका लास्ट वाला नंबर आपका 3 की टेबल से जाएगा, वो भी 5 बार में, और 5 की टेबल में ये 5 बार में चले जाएंगे, 1 बार में चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा फिर 12, जो आंसर आएगा उसे 5 टाइम्स करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा एलसीएम का, यहाँ पे आ गया आपका 180। इसके अलावा देखिए जब आप यहाँ पे एलसीएम निकाल चुके हैं, आपका कितना आया 180 आया। इसके अलावा आपको एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जब आपके पास 3 नंबर हो तो 3 में से आप पहले 2 को ले लीजिए, जो बड़ा नंबर है अंदर, जो छोटा नंबर है बाहर। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका शेष कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये जो 3 बचा इसको आप डिवाइड के फॉर्म में लगाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसे कंप्लीट डिवाइड करने के लिए ये जो आपका 12 है ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर आपको 3 मिल गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये 45 भी है। इस 3 से आप क्या करिए, इस 3 से आप इस 45 को भी डिवाइड करके देखिए तो आप कहेंगे कि ये 1 बार में, उसके बाद 15 यहाँ पे आएगा और ये आपका 5 बार में, यानी कि 3 जो है ये एक ऐसा लास्ट का नंबर है जिससे आपके ये तीनों नंबर आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आया था 180, एचसीएफ कितना आया आपका, यहाँ पे एचसीएफ आया हमारा 3। तो इन दोनों को प्लस करके 183 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि इन नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ मैंने अभी आपके साथ पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, सेम उसी तरीके से आप इनका एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 600 और एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 10। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ए और बी की आपको वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे बोल रखा है कि ए और बी का आपको एलसीएम निकालना है और ए और बी का ही एचसीएफ। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। एलसीएम आएगा आपका 180 और एचसीएफ आएगा आपका 180। तो देखिए यहाँ पे 1800 एलसीएम है और 180 एचसीएफ है। तो 10 से 10 कटा और ये आपका यहाँ पे कितने बार में, 10 टाइम्स में यहाँ पे चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 10। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो एक्सपोनेंट एंड पावर है यानी कि घातांक और घात है, इसके कुछ प्रश्नों को डिस्कस करना चाहूँगी। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको x की एक वैल्यू आपको दे रखी है और कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका रेसिप्रोकल निकालिए, यानी कि इसका उल्टा करना है आंसर का। तो देखिए नेगेटिव पावर है तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है, जो आपका 1/2 है वो 2/1 बन जाएगा। साथ ही 2 पावर दे रखी है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 1 की पावर 2 तो 2 ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको भी रेसिप्रोकल करना है, माइनस में आपकी पावर है तो 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। साथ में पावर को भी खोल दीजिए, 3 की पावर 3 कितनी होगी आपकी 27 और 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा। तो मैंने इसको भी खोल दिया। आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन में कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपको इसे उल्टा करना पड़ेगा दूसरे वाले फ्रैक्शन को और इस तरीके से लिखना है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 32/27 यहाँ पे आ जाता है और हम फटाफट में यही आंसर यहाँ पे टिक कर लेते हैं, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है। आपको इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो 27 ऊपर और 32 नीचे यहाँ पे आ जाएगा और जो कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें m जो है यहाँ पे गायब है और m का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x आपको क्या दे रखा है, x आपको 2/7 यहाँ पे दे रखा है, इसके पावर दे रखी है -3। -3 को भी आपको अभी रिवर्स करना होगा जो कि हम अभी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको 4 दे रखा है। 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 49 दे रखा है जिसे 7 की पावर 2 लिखा जा सकता है और यहाँ पे पावर 6 तो है ही। इसके अलावा यहाँ पे 2/7 आपको दे रखा है और
2m-1। अब देखिए आप देखते साथ ही इसके पावर नेगेटिव है तो इसे उल्टा कर लेंगे, बट आपको इसे उल्टा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनका सबका बेस बराबर है, हम इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे। कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 7 आप इस तरीके से लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका -3 इसकी पावर है। अगर इसकी पावर जो 2 है उसे मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो पावर कितनी हो जाएगी 12। यानी कि आप यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर का रूल लगा रहे हो, जैसे कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर अलग है तो प्लस कर दो। तो ये रूल हमने लगाया और इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया। और एग्ज़ाम में आप कितने स्टेप ओरल कर पाते हैं वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, और जिससे आपका पेपर जो है वो टाइम से कंप्लीट होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे सॉल्व करते हुए ये जो 2m-1 है ये किसके बराबर आ जाएगा, जो आपको ये टर्म आपको दे रखी है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। और 2m और यहाँ से ये माइनस में वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू सीधा कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 10 को 2 से यहाँ पे भाग कर दिया तो यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन इस तरीके का लिया गया है। नेगेटिव एक्सपोनेंट के बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/1। मैंने डायरेक्ट इसे उल्टा भी कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया। इसके बाद इसे हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/1। आपने 4 को 4 क्यों रहने दिया, क्योंकि इसकी पावर -1 ही है और इसकी भी पावर -2 आपको दे रखी है। तो 4 में से अगर 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 की पावर -2 दे रखी है। तो इसको आप उल्टा भी कर दीजिए और इसे आप स्क्वायर भी कर दीजिए, तो 1/25 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपके साथ यहाँ पे 2 और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी, जिसको आप त्रिभुज यानी कि आप ट्राइंगल और साथ ही साथ फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड से आप जानते हैं। अब देखिए अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल एक ऐसी आकृति होती है जिसके आपके 3 साइड होते हैं, और इसके अगर हम कुछ बेसिक फॉर्मूला की बात करें तो देखिए ट्राइंगल के तीनों साइड का जो सम होता है, यानी कि अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये अगर आप निकालें तो वो 180 के बराबर होता है। तो ट्राइंगल के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम ट्राइंगल के पहले वाले कोण को ए बी सी इस तरीके से मान के चलें तो हमेशा ये आपको देखने को मिला है कि अगर आप 2 साइड को जोड़ें तो उनका योग जो है हमेशा तीसरे वाले साइड से बड़ा आएगा। यह आपका हर जगह अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आप b प्लस सी करें तो वो आपका a से बड़ा होगा। तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मैंने क्या बताया त्रिभुज का, कि इसके सारे जो आपके एंगल होंगे उनका सारे कोण का योग कितना होगा, 180 होगा। और ट्राइंगल बनने के लिए कंडीशन है कि ट्राइंगल के 2 साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर एक आपका ट्राइंगल है उसमें अगर कोई एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से बना दिया, जैसे कि यहाँ पे x है और ये है आपका a b, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है यानी कि x जो होगा वो आपका इंटीरियर अपोजिट साइड के बराबर होगा, यानी कि x जो होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा। तो ये कुछ बेसिक आपको सूत्र यहाँ पे पता होने चाहिए, ये सब चीजें भी आप नोट करिएगा। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का यहाँ पे विभाजन करें तो इसका विभाजन 2 तरीके से हो सकता है। इसका एक तो इसके साइड के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, एक इसके कोण यानी कि एंगल के आधार पर। अब देखिए साइड के आधार पर ऐसे आपके ट्राइंगल हो सकते हैं जो कि समबाहु हो यानी कि इक्विलेटरल हो, जिसकी तीनों साइडें कैसी हो, तीनों साइडें आपके बराबर हो, जैसे कि 5 5 5 या 4 4 4 इस तरीके से आपको मिल सकती है। अब कुछ ऐसे आपके ट्राइंगल होते हैं जिसमें समद्विबाहु आपके ये आपके एक तरीके से प्रॉपर्टी दिखाएंगे, यानी कि आइसोसेलेस, जिसके क्या होंगे, जिसके 2 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपके कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा अगला है विषमबाहु, जो कि स्केलिन ट्राइंगल होते हैं जिसकी कोई साइड आपस में बराबर नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के आप साइड के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। कोण के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, जिसके सारे कोण जो हैं वो आपका 90 डिग्री से छोटे होंगे। इसके अलावा ऑब्ट्यूज एंगल में आपको देखने को मिलेगा कि एक कोण आपका क्या होगा, यहाँ पे 180 से यहाँ पे 90 से आपका बड़ा देखने को मिलेगा। और जो राइट एंगल होंगे उसमें क्या होगा कि कोई एक कोण आपका यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस पे एक थ्योरम लगती है जिसको आपने सुना भी होगा, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं।
जिसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, जिसको हमने ए बी सी यहाँ पे नाम दे दिया, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ए बी का जो आपका स्क्वायर होगा वो आपके किसके स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ पे आपका ए सी के और साथ ही साथ यहाँ पे BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इससे आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कोई ट्राइंगल की एक साइड गायब करके बाकी दो साइड आपको निकालनी होगी, तो आप इस थ्योरम से यहाँ पे निकालेंगे। इसके अलावा देखिए ट्राइंगल में आपका पेपर 2 में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल जो कि आपके किस तरीके से सिमिलर है, जैसे कि दो ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी तो उसमें SSS होता है। इसके अलावा दो ऐसे ट्राइंगल जिसमें दो साइड और एक कोण आपका बराबर हो, उसमें SAS आपको देखने को मिलेगा। दो ऐसे ट्राइंगल जिसमें दो कोण और एक साइड आपका बराबर हो, उसमें ASA। और अगला ऐसा जिसमें आपके दो एंगल और एक साइड बराबर हो। अब आप कहेंगे ये दोनों सेम है, इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, इसमें आपका साइड बीच में आता है, इसमें आपका साइड लास्ट में आएगा। अब देखिए ये चीज आपको विजुअली तब क्लियर होगी जब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अभी हम इसके कई सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। अब इसमें अगला जो होता है वो LHS RHS, जिसमें आपका एक साइड आपकी 90 डिग्री होगी। तो बेसिकली दो ऐसे आपके ट्राइंगल जिसके आपकी तीनों साइडें आपके बराबर है, उसमें SSS। दो ऐसे ट्राइंगल जिसमें आपके साइड दो बराबर हैं और इनके बीच का एक एंगल जो है इस तरीके से बराबर है, उसमें SAS। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी देखने को मिलती है। आई होप ये ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट के जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका फैक्टराइजेशन का। और देखिए फैक्टराइजेशन में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहीं से मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू कर रही हूँ और उसके बाद मैं फॉर्मूले तक भी लेके जाऊंगी। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपके पेपर में पैटर्न देखा जिसमें आपको कुछ इस तरीके से P की वैल्यू दे दी जाती है, कुछ इस तरीके से Q की वैल्यू दे दी जाती है और कुछ इस तरीके से R की वैल्यू दे दी जाती है। और इस तरीके से अपने आप ही एक इक्वेशन बना के आपको बोला जाता है कि इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करो। आपको एक मैथ्स का एक रूल पता होना चाहिए, जैसे कि P में आपकी जो भी ये इक्वेशन दे रखी है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये इक्वेशन यहाँ पे लिखती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे P की इक्वेशन यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। अब देखिए इनके अनुसार P के बाद आपको Q की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये सारी वैल्यू जो Q की है वो सारी आपकी नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब R आपको पॉजिटिव लेना है तो R जो है वैसे के वैसे रहने दोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इस तरीके से आपने लिख दिया। इसको लिखने के बाद आप क्या करो, एक्स स्क्वायर वालों को साथ में बिना इसके, जैसे एक्स स्क्वायर वाला एक ये रहा, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, इनको साथ में सॉल्व करो। y वालों को साथ में सॉल्व करो, सॉरी ये y स्क्वायर होगा 8y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी सिंप्लीफाइड एक इक्वेशन बनेगी और वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी जिसमें आपको P Q R X Y Z करके अलग अलग इक्वेशन बना के और इक्वेशन का फाइनल एक इस तरीके का रिजल्ट बना के, अगर मान लीजिए इसमें 2R होता, 2R का मतलब क्या होता है कि इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो इस तरीके से आपको परोसा जाता है एक टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे तैयार करना है। प्रैक्टिस से हो जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अब एक आपको गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन का इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको आप क्या करोगे, इसमें आप यहाँ पे इसे पहले तो 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो। इनमें से क्या कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ बचेगा आपका 2, क्योंकि x हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, ये दोनों आपका किसकी टेबल से जाते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखिए ये दोनों आपका 4 की टेबल से जाएंगे। तो 4 की टेबल से अगर मैंने इसे काटा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब आप कहेंगे मेरा ये क्वेश्चन सही है, मुझे कैसे पता चलेगा। आपके दोनों के दोनों ब्रैकेट जो है वो बराबर आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो उन दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखिए और क्वेश्चन सही भी है, और ब्रैकेट के बाहर जो है यानी कि x+4 आप इसे एक साथ लिख देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन आंसर निकाल सकते हैं, जो कि ये है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक आपको इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आपकी 3 यहाँ पे वैल्यूज इस तरीके से दी गई होंगी। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपकी 3 यहाँ पे इक्वेशन है तो यहाँ पर आप इसे मिडल टर्म स्प्लिट के नाम से जानते हो। अब देखिए अगर आपके पास मैथ्स जो है पेपर 2 में है तो देखिए आपके पास अपना बेस जो है वो होगा, बट कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड एक आपको एक फाइनल रिवीजन मिलती है तो हम लोगों को वो चीज़
अच्छी लगती है, तो इसलिए ये सेशन लाया जा रहा है। अब देखिए इनमें से आपको मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करनी है, और मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग ऐसी करनी है कि बाकी जो दोनों टर्म है इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6 6 36। तो देखिए ऐसा कोई नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 36 आए, तो देखिए आप कहेंगे कि 9 4 क्या होता है, 9 4 होता है 36, और 9 और 4 को देखिए मैंने क्या कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए। ऐसा कोई नंबर देखिए जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आए, तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, और प्लस या माइनस करने पे यानी कि माइनस करने पे आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 9x और 4x लिख दिया। अब देखिए 9x और 4x को मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा, x इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये टर्म था, और इन दोनों को माइनस करने पे 5x से आ गया। मिडिल टर्म को मैंने तोड़ दिया। अब ये टर्म भी आपकी 4 वाली इक्वेशन बन गई, तो 4 वाली इक्वेशन बन गई तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो ये भी चेंज हो जाता। अब आप इन दोनों में से कॉमन निकालिए और सेम इसी पैटर्न से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इन टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपके साथ यहाँ पे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज और यहाँ पे फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड, इनके कंबाइंड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये 4 कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गए होंगे, जो कि मैंने पहले 2 कॉन्सेप्ट और अभी 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलिए मैं आप लोगों के लिए इन टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ, इनको साथ में हम सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों के साथ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करूंगी, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है जो कि है ABC, मैं इस तरीके से यहाँ पे बना रही हूँ, और जो C है वो कितना है 70 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे बना लिया। और बोल रहे हैं P एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपका BC पे पड़ रहा है, तो P मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया। और बोल रखा है कि AP यानी कि AP बनाने के लिए मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा, AP और AC जो है आपस में बराबर है, तो मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि अगर ट्राइंगल के 2 साइड बराबर हैं तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये 70 है तो ये भी आपका 70 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये एंगल B जो है ये आपको निकालना है, और ये जो आपको APC है, APC BAP जो है आपको कितना दे रखा है, ये आपको 30 दे रखा है, तो इसमें आपको एंगल B जो है वो निकालना है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, और अगर ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, इसमें अगर हम देखें 2 साइड पता है तो हम तीसरे साइड निकाल सकते हैं, दोनों 70 70 हैं, तो 180 में से मैं अगर 140 माइनस करूँ, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है 180, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 40, और ये मुझे पहले से पता है ये मेरा 30 है, ये मेरा 40 है, तो पूरा एंगल A कितना होगा, एंगल A हो जाएगा 70। तो देखिए यहाँ पे एंगल C कितना है, एंगल C आपका है 70, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था। एंगल A आपने निकाल लिया 70 है, तो एंगल B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही B निकालने के लिए भी हम 180 में से माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 180 में से हम 70 और 70 यानी कि 140 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर है। अब देखिए अगले मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, तो अगला जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें यहाँ पे अनुपात दे रखा है, यानी कि रेशियो की फॉर्म में आपको ये दे रखा है। तो देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे बेस और जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होती है उसका अनुपात, यानी कि एक ट्राइंगल ये है तो आपका ऑल्टीट्यूड ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, इनका अनुपात हमें कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। तो आपको बोल रखा है कि इसका अगर एरिया यहाँ पे कितना है 120 है, तो इसका ऑल्टीट्यूड कितना होगा। तो आप क्या करिए, इसे आप 5x लिख सकते हैं, इसे आप 3x लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। और ये जो हाफ बेस इंटू हाइट एरिया है वो कितना दे रखा है, ये 120 के बराबर दे रखा है। अगर ये 120 के बराबर है तो हाफ को हाफ रहने दीजिए, और इसका जो बेस है वो कितना है, वो है आपका 5x, और हाइट कितनी है, 3x है। ऑल्टीट्यूड हाइट को ही बोलते हैं, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये 120 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x को हम यहीं पे छोड़ देंगे, और 120 से पहले तो 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 और 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, x और x मिलके यहाँ पे x स्क्वायर भी बन गया, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी x स्क्वायर की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 16, x स्क्वायर अगर 16 है तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो आपको क्या निकालना है, ऑल्टीट्यूड
ऑल्टीट्यूड निकालना है। ऑल्टीट्यूड यहाँ पे 3x अनुपात से ये दिखा रहा है। अगर आपको 3x यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो 3 × 4 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक स्टेटमेंट बेस काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है, जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई सारी प्रॉपर्टी भी बताई थी कि ये सारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप अपने पेपर को एक तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना आपका इजी आएगा, कितना आपका टफ आएगा, बस आपको अपने फ्लो के अनुसार करना है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें AB जो है वो आपका 12 है और BC जो है आपका 5 दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसका रेंज कितना हो सकता है, यानी कि AC की वैल्यू आपकी कहाँ तक हो सकती है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका रेंज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो थर्ड साइड होगी वो पहले ये जो दोनों साइड है उनके डिफरेंस और उनके सम के बीच की साइड होगी। तो ये आपको ये रूल पता होना चाहिए। जो थर्ड साइड होगी वो इनके डिफरेंस और साथ ही साथ इनका जो योग आप निकालोगे उसके बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका इक्वेशन बनेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो इस एग्जाम्पल को मैंने लिया था जिसमें आपको पी क्यू आर के अलग अलग इक्वेशन दे दी जाती है, और इस तरीके से आपको जैसे पी माइनस क्यू प्लस आर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो नॉर्मल आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए पी की वैल्यू आप सीधा यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे है 10x² माइनस 8y² प्लस यहाँ पे 5xy। इसके बाद एक चीज़ गौर करिएगा, y जो इसके बाद p के बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे q दे रखा है, और q के पहले माइनस का साइन दे रखा है। और माइनस के साइन का क्या मतलब है, माइनस का साइन का ये मतलब है कि आपको पूरी इक्वेशन को माइनस में यानी कि इसके साइन को चेंज कर देना होगा। तो जो q की आपकी पूरी इक्वेशन दे रखी है, इस q की पूरी इक्वेशन में हम माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -10y² और यहाँ पे हो जाएगा -3x²। तो ये इक्वेशन आपकी इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपको r की इक्वेशन यहाँ पे प्लस में ही लिखनी है, तो r वाले में कोई भी चेंज नहीं करना। r वाला क्या है, यहाँ पे है 8y² माइनस 3x² प्लस 4xy। बस आपको क्या करना है, अब ये जो इक्वेशन आपकी बन गई इसमें आप x वालों को साथ में सॉल्व करेंगे, जैसे कि 10x² को, इसके बाद 3x² को, -3x² को और -3x² को। तो देखिए आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि 10x² में से आपको 2 बार क्या करना है, -3x² को माइनस करना है, और जिसके बाद जैसे कि अगर -3x² और -3x² दोनों को जोड़ दें तो यह आ जाएगा -6x²। तो 10 में से आप 6 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x²। अब देखिए क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के लिए हर ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है, तो आपको आगे भी सॉल्व करना होगा। अगर मैं y की बात करूं तो देखिए y में अगर आप देखेंगे तो ये माइनस में है, ये माइनस में है, पर ये प्लस में है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस वाले अगर हम जोड़ दें तो -18 आ जाएगा। -18y² में से आपको 8 माइनस करना है। तो देखिए माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला क्या है, -18y² है, और यहाँ पे +8²। तो देखिए 8y²। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होके कितना आ जाएगा, माइनस होके 10y² आ जाएगा, और बड़ा आपका नेगेटिव वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं -10y²। तो देखिए -10y² हम अगर इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं तो माइनस का साइन आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। इसके आगे आपको क्या करना है, आपको xy को सॉल्व करना है। xy अगर हम देखें तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो -3xy आपका यहाँ पे आ जाएगा, और अब आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कौन से इक्वेशन में, या आपको दूसरे इक्वेशन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बेस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, इसमें आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी लगानी होगी। अगर आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं तो आप इसे ईजिली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाने के लिए इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको a² माइनस b² के बराबर दिखेगा, यानी कि x का स्क्वायर, और ये जो 4 लिखा है ये आपका 2 का स्क्वायर होता है। ये तो आपको क्लियर है, 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, आपका x + 2 और x - 2।
यानी कि इस पार्ट को आप इस तरीके से खोल के लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप नीचे यहाँ पे देखते हो तो अभी मैंने आपके साथ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डिस्कस किया था। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर का मिडिल टर्म स्प्लिट करती हूँ तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने आपको एक चीज़ क्लियर किया था कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे आपका 2 आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे 1 है तो 1 इंटू 2 2 होगा, और प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर आना चाहिए। तो अगर हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x प्लस 1x, क्योंकि 2 1 ज़ा होता है 2, और 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब आप इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास 2 ब्रैकेट यहाँ पे तैयार होंगे जो कि इस तरीके से। तो देखिए 2 ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे रेडी हो गए, यानी कि इसको भी आपने सिंप्लीफाई कर दिया। तो बस आप इसे अब कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया था, यहाँ पे आया था आपका x प्लस 2 और x माइनस 2, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका x माइनस 1 और x प्लस 1 ऑलरेडी है इस क्वेश्चन में, तो हमने वो चीज़ वैसे रहने दी। डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करेंगे तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद आपके पास क्या आया, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद मेरे पास आया x माइनस, सॉरी ये प्लस में नहीं है था, ये आपका -2 आया था, और साथ ही साथ x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 2। तो इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हुए ये पार्ट इस पार्ट से कट जाएगा, ये पार्ट इस पार्ट से कट जाएगा, और ये वाला पार्ट इस पार्ट से। तो यानी कि लास्ट में जो आपका x प्लस 1 है ये आपका बच जाएगा, जो कि आपका ये करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करके क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले तो इस पावर की फॉर्म में दे रखा है। अब देखिए आपके पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक बड़ा सा नंबर दे देंगे और उसे इस तरीके से पावर में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अगर कभी भी आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन मिले तो इसमें आपको प्राइम नंबर यानी कि प्राइम फैक्टर यहाँ पे बनाने हैं, और इसमें बोल रखा है कि ABC क्या है, एक प्राइम नंबर आएंगे। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि आपके अपने अलावा किसी और के टेबल से नहीं जाते। तो इस तरीके का एक हिंट दे रखा है। तो आप क्या करिए, सबसे पहला स्टेप, जैसे कि ये नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर का आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम जैसे 2 की टेबल से इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपका आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में अभी भी 0 है, तो ये फिर से 2 की टेबल में जाएगा। तो 2 की टेबल में 26620 यहाँ पे आ जाएगा। फर्दर ये 2 की टेबल में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13310। इसके बाद भी ये 2 की टेबल में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6655। अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नंबर है ये आपका 11 की टेबल में जाएगा, और 11 की टेबल में 605 बार में जाएगा। अब देखिए ये जो 605 आया है ये फर्दर आपका किसकी टेबल में जाएगा, 11 की टेबल में जाएगा। कितने बार में, यहाँ पे ये 55 बार में, और 55 भी आपका 11 की टेबल में 5 बार में आता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसके फैक्टर बना दिए। आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है, 2 आपका 4 बार आ रहा है। 11 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो आपके 3 नंबर आए, एक तो 2 आया जो कि कितने बार आया, 4 बार, तो 2 की पावर 4 हो गई। और 11 कितने बार आया, 11 आया आपका आया 3 बारी, और जो आपका 5 आया वो 1 बार आया। अगर मैं इसको यहाँ पे कंपेयर करूँ जो आपको क्वेश्चन में ये नंबर दे रखा है, तो देखिए अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो इस हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये जो b है ये किसकी वैल्यू होगी, ये 5 की वैल्यू होगी, क्योंकि 5 की पावर 1 है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए c जो है c की पावर 3 है, और पावर 3 किसकी है, 11 की। तो c की वैल्यू हो जाएगी 11। तो a b c आपने यहाँ पे निकाल लिया। बस आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में प्लेस करना है। तो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी आपकी 2। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो 2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी आपकी 5, और सी की वैल्यू कितनी थी, -11। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, और यहाँ पे आ जाएगा -11। 16 माइनस 11 अगर आप करेंगे, 16 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि आपको सी ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा देखिए एक और इस तरीके का आपका क्वेश्चन दे दिया गया है। इसमें भी हम लोगों को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको इतना तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इस इक्वेशन में भी आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगने वाली है। और देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगेगी, जो कि होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये किस तरीके से आपका बनाया हुआ है, ये आपका
यहाँ पे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इस फॉर्मूले से यहाँ पे ये तैयार किया गया है। और अगर आप इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे तो इस जगह पे आपका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको ये सारी कैलकुलेशन जो है बेसिक आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 5p माइनस पी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका p माइनस 4। तो देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट आप करोगे तो ये दो काम करने के बाद, यानी कि पहले ऊपर आइडेंटिटी लगाना, नीचे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद आपका क्वेश्चन जो है मेन यहाँ पे शुरू होगा। तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, 5pq दे रखा है। अगर आप यहाँ पे ऊपर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, और उसके अलावा यहाँ पे एक p माइनस 1 भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और डिनोमिनेटर में अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या था, 5 कॉमन था, 5p माइनस 2, और यहाँ पे क्या है p माइनस 4, और साथ ही साथ आपको ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, 2p, और यहाँ पे दे रखा है p प्लस क्यू। तो इस तरीके से आपको दे रखा है। अब आप जरा ध्यान से देखें तो 5 से 5 आपका यहाँ पे कट जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे आपका p से p ये कट जाएगा, साथ ही साथ p माइनस 2 अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो p माइनस 2 आपका कैंसिल नहीं हो रहा। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे p माइनस 1 है, यहाँ पे ये जो p माइनस 1 है इस जगह से ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे गौर करें तो देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली बचेगा क्या, अल्टीमेटली आपको ऊपर q मिलेगा और यहाँ पे बचेगा p माइनस क्यू, और नीचे बचेगा आपका यहाँ पे 2 तो बच ही रहा है, ये वाला ये 2, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दे रखा था 2, और यहाँ पे बचेगा p माइनस 4। तो इस तरीके से ये आपका आ गया, और ये आपको पहले इक्वेशन में मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो इस इक्वेशन में आपको 4 टर्म यहाँ पे दे रखी हैं। अब इन 4 टर्म का आप क्या करिए, इनमें से जो चीज़ें आपकी कॉमन हो सकती है वो चीज़ें आप कॉमन लीजिए और बस आप सॉल्व कर दीजिए। अब आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो देखिए सीधा सीधा अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इनकी रीअरेंजमेंट करनी होगी, यानी कि 5xy के साथ 15xy के साथ आपको प्लस 5y को रखना पड़ेगा, और माइनस 6x के साथ यहाँ पे 2 को रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको रीअरेंजमेंट करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5y कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x प्लस 1, और यहाँ पे आप माइनस के साइन को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, और इन्हें अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1 क्यों आए, क्योंकि माइनस का साइन को कॉमन ले लिया। अब देखिए इसमें आपका दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि दोनों जो ब्रैकेट अगर सेम होते हैं तो क्वेश्चन सही होता है। तो आंसर कैसा आएगा, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आना चाहिए जो कि आपको दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है, और एक आपका आएगा 5y माइनस 2 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आपके फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ पॉलीहेड्रन यानी कि बहुफलक का जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस करूंगी। तो देखिए इस तरीके का आपको क्यूब आपको मिलता है, और आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे वर्टेक्स क्या है, एज क्या है, फेस क्या है, जिससे आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप अपने कमरे को यहाँ पे इमेजिन करो तो कमरे में जो आपके किनारे होते हैं, जो लाइन्स होते हैं, उनको हम एज बोलते हैं। जो आपकी दीवार होती है, जैसे कि जो बेस जिसको आप टच कर पा रहे हो, वो आपका क्या है, फेस है। और जो इनके बीच में आपको इस तरीके का कॉर्नर आपको दिखता है, जो बिल्कुल वो बिंदु दिखता है, वो आपका क्या होता है, ये होता है वर्टेक्स। अब देखिए कोई भी पॉलीहेड्रन एग्जिस्ट करे, इसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो सेट किया गया है, वो है v माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2। अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है तब आपका वहाँ पे पॉलीहेड्रन जो है, यानी कि वो जो शेप है वो आपका एग्जिस्ट करता है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स पूछा जाता है। अभी मैं आपके साथ मल्टीपल क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इसके अलावा आपके पेपर में जैसे कि परसेंटेज हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। जब आप किसी चीज को सेल या फिर आप किसी चीज को खरीदो तो दो चीज हो सकती है, एक आपका प्रॉफिट हो सकता है, एक आपका लाभ हो सकता है, दूसरा आपको उसको खरीदते हुए हानि यानी कि लॉस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आप किसके रिस्पेक्ट पे निकालते हो, अगर आपको ये पता हो तो कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा हम
हम CP के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, जितना आपको प्रॉफिट होगा वो ऊपर इंटू 100। और लॉस अगर आपको निकालना है तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस नीचे, लॉस ऊपर, और इसके अलावा CP के रेस्पेक्ट पे हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि एक व्यक्ति है जिसको 20% का यहाँ पे एक तरीके से प्रॉफिट हुआ, तो इसका कहने का क्या मतलब है, 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो देखिए 20% को फ्रैक्शन में बदल के आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/5। यानी कि कोई सामान जो यहाँ पर जिसका CP कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, उसको उस CP में कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। अब इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जब आपको ये क्लियर होगा। अब अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज आपको पसंद आती है और आप खरीदने जाते हो, तो आपको बोलते हैं दुकानदार कि यहाँ पे 20% की छूट है, 30% की छूट है। तो ये डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है आपके मार्क प्राइस पे। देखिए कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपको क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे निकलते हैं, हमेशा CP पे निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं, जबकि डिस्काउंट जो होता है वह हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। आपको मार्क प्राइस जो है वो निकालना होता है। और साथ ही साथ अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज एक तरीके से इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये सभी चीज़ें आपके परसेंटेज के आगे पीछे घूमती है। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इनके कंबाइन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसमें परसेंटेज, CPSP और जो डिस्काउंट, इनके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, जो कि आपको मेरे इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है, CP पे, और डिस्काउंट किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे, इस कॉन्सेप्ट को आपको ये क्लियर करेगा। अब देखिए फॉर्मूले बहुत सारे हैं और आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप उन सभी फॉर्मूले को याद करो, इन सभी फॉर्मूले पे क्वेश्चन करो। अभी आप देखोगे कि जो आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उनके एरिया, पैरामीटर, वैसे ही बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, वो भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट आपके बिना फॉर्मूले के हो सकते हैं, उनको आप बिना फॉर्मूले के करने की कोशिश करिए। ये अभी मैं आपके साथ जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट CP पे और जो आपका डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे लगता है, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट के। ये बोलते हैं कि आपको पहले 20% का प्रॉफिट मिला, फिर 30% का प्रॉफिट मिला, सक्सेसिव डिस्काउंट पे 20% का डिस्काउंट, फिर 30% का डिस्काउंट। तो इसके लिए सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ये जो कि अभी हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। इसके अलावा आपके पेपर में एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड का आता है, तो आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलिए इनको जरा डिस्कस करें। अगर आपको मीन निकालना है किसी भी डेटा को, तो सबको आप सम कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी आपको ऑब्जर्वेशन दी है सबको आप प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको देख लो। इसके साथ साथ कई बार आपको रेंज भी निकालना आ जाता है कि रेंज बताओ इन डेटा का, तो आप क्या करोगे, मैक्स माइनस मिन, यानी कि सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर दोगे। अगर आपको जो यहाँ पे मोड है वो निकालना है, तो जो भी डेटा है सबसे पहले उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। ये सबसे मेन काम है, जब आपको मोड या मीडियन निकालना है तो सबको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। उसके बाद जो आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है, जो सबसे ज़्यादा बार आपका रिपीट हो रहा होगा, वो आपका यहाँ पे मोड हो जाएगा। अब मीडियन जब हम निकालते हैं तो मीडियन के 2 केस बनते हैं। अगर जो आपको डेटा दे रखा है वो आपको ऑड नंबर है, यानी कि जितने भी आपको नंबर दिए अगर आपने गिने और पता चला आपको 15 नंबर है तो वो ऑड कहलाएगा। अगर वो जितने नंबर हैं वो आपके इवन है तो आप यहाँ पे इवन कहलाओगे। अब देखिए इनमें आपका मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका ऑड नंबर है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इवन नंबर है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इवन नंबर में n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आप ऑड और इवन नंबर के जो कॉन्सेप्ट है ये कर पाओगे। साथ ही साथ देखिए मैं आपके साथ कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैथ्स पेपर 2 में आते ही हैं सारी चीज़ें। अब आपको एक कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्री का, और अल्फ़ाबेट में आपको सिमेट्री पता होनी चाहिए कि अगर हम वर्टिकल सिमेट्री देखें, वर्टिकल सिमेट्री मतलब जैसे हम लंबाई में काटते हैं, और हॉरिजॉन्टल मतलब जब हमें इसे फ्लैट तरीके से काटना है। तो जो वर्टिकल सिमेट्री होती है वो किस किस में देखने को मिलती है, ए में, एच में, इसके अलावा आप देख सकते हैं आई में हो गया, इसके अलावा एम में, ओ में, टी में,
U में, V में, W में, X में और Y में। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आपको यानी कि इस तरीके से जो सिमेट्री होगी इन अल्फ़ाबेट्स में देखने को मिलेगी। बट कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिसमें दोनों तरीके की सिमेट्री होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे H अगर देखें तो आप इसे दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हो। I को अगर हम देखें तो दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, O को देखें दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, X को देखें दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों तरीके की सिमेट्री होगी। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपकी ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले। तो पहले मैं फॉर्मूले की लिस्ट आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो कि बोर्ड में लिखना एज सच पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको स्क्रीन में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से ये सभी टॉपिक आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे पेपर 1 भी दे रहे हैं तो यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बट मोटे मोटे तौर पर इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब मैं आपके साथ पहले इन टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, फिर मैं आपके साथ मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के जो आपके स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले बनते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, फिर हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ पेपर 2 मैथ्स के मैराथन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आप मैथ्स तो देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगा, और जितना ज़्यादा आपकी चीज़ें प्रैक्टिस में रहेंगी उतनी आपकी स्पीड बनेगी। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर ये जो CISI यानी कि CPSP या डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर मैं अभी आपके साथ जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करें। जो मैंने बोला कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट CP में, लॉस परसेंट CP में, मार्क डिस्काउंट मार्क प्राइस में निकालते कैसे निकालते हैं, ये अभी हम देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आज के सेशन में आपको ये सारी चीज़ें कराई। अभी आगे भी ये लंबा सेशन अभी बचा हुआ है, तो चलिए उस पार्ट को हम कवर करते हैं। अब देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसके थ्रू हमें पता चला था कि कोई भी आपका जो फिगर है वो आपका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, एक अगर आपका पेंटागोनल प्रिज्म आपको दे रखा है, तो देखिए इसके अंदर आपकी कितनी फेस, कितनी वर्टेक्स आपकी होनी चाहिए, और कौन सा स्टेटमेंट जो है इससे संबंधित यहाँ पे सही नहीं दे रखा है। तो देखिए इसके लिए तो आपको इन शेप्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेंटागोनल प्रिज्म की अगर मैं बात करूँ तो देखने में ये आपको प्रिज्म की तरह लगेगा, बट इसका जो आकार होगा वो आपका पेंटागन की तरह होगा। पेंटागन बोले तो जिसके आपके कितने साइड होते हैं, जिसके हमारे 5 साइड होते हैं। तो देखिए अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म को यहाँ पे आप लोगों के सामने बना के दिखाऊं, तो पेंटागोनल प्रिज्म आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखिए इस पेंटागोनल प्रिज्म को अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पर ये पेंटागोनल प्रिज्म आपका बन गया, जिसकी 5 आपका बेस और ऊपर से ये आपका त्रिभुज की तरह दिखेगा। तो देखिए इसमें जो फेस होंगे आप काउंट करके देखिएगा, इसमें फेस है आपके 7 और वर्टेक्स जो है इसमें हैं कितने 10, और एज जो है आपके इसमें कितने हैं, एज जो है इसमें 15 है। तो देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं जा रहा। तो देखिए आपके पास जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या मैंने बताया था, वो मैंने आपको बताया था F+V -E=2। ये आपका सही होना चाहिए। अगर आपका ये सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और जब आप इसमें F और F की वैल्यू जैसे कि हम यहाँ पे 7 लगाएंगे, V की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लगाएंगे, एज यहाँ पे हम 15 लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर इनका जो आपका सॉल्यूशन है वो कितना आना चाहिए, वो आपका 2 के बराबर आना चाहिए। तो इनमें आप यहाँ पे लगा के देखिए इक्वेशन किस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका C इक्वेशन है यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगा, और यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे CPSP यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट और यहाँ पे परसेंटेज के मिक्स कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया था। अब देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट में मास्टरी करने के लिए हमें उस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे प्रश्नों को लेके आई हूँ जो कि इन टॉपिक पे बेस्ड हैं, जो कि आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं कि एक वस्तु है, एक आर्टिकल है, जिसका अंकित मूल्य, जैसे आप मार्केट में गए उसमें एक यहाँ पे जैसे हम लोगों को स्लिप लगी होती है जैसे कपड़ों में, जो कि लगी है कितनी 625, और आप जब शॉपकीपर के पास गए उनको लगा कि आप इंटरेस्टेड हो, तो दुकानदार ने बोला कि चलो मैं आपको 10% डिस्काउंट पे दे देता हूँ, यानी कि जो अंकित मूल्य है उस पर 10% को वो घटा के दे रहा है।
और इतना देने के बाद भी उसे यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इतना तो आप मान के चलिए कि कोई भी इंसान अपना लॉस करके किसी को नहीं देगा। अगर वो डिस्काउंट भी दे रहा है तो भी उसमें उसका प्रॉफिट कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि उस आर्टिकल का, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। तो देखिए अगर आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको मार्क प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य है और जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का संबंध आपको पता चलता है किसी क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा कॉस्ट प्राइस में से आपका डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। ये चीज़ आप याद करिएगा, कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस किया जाता है, जबकि जो आपका यहाँ पे मार्क प्राइस होता है उसमें से ये प्रॉफिट निकालते हैं। बस अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये कहीं पे लिख लीजिएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं और इसी वजह से इनको प्रॉफिट होता है। जो ये डिस्काउंट आपको देते हैं वो ये क्रय मूल्य पे देते हैं, और ये जो प्रॉफिट कमाते हैं ये यहाँ पे अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस से कमाते हैं, और अंकित मूल्य ज़्यादा है और इसी वजह से इन्हें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आप समझ जाओगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मान के चलिए कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी और डिस्काउंट उसे अगर 10% दिया गया तो सीपी कितना बन जाएगा, सीपी यहाँ पे 90 बन जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट आपका सीपी में से माइनस किया जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है जैसे कि मैंने कहा मार्क प्राइस में से। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 125। तो आपके पास एक रेशियो, एक अनुपात आ गया कि सीपी कितना है 90 और मार्क प्राइस कितना कर रखा है इन्होंने 125। तो सीधा सीधा इनको प्रॉफिट होगा ही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो मैंने अनुपात निकाला, इस अनुपात में जो मार्क प्राइस है वो कितना है 125 और एक्चुअल में वहाँ पे मार्क कितना है, वहाँ पे है आपका 625। और ये कितना गुना है अगर आप देखोगे इन दोनों को डिवाइड करके तो ये 5 गुना है। तो यहाँ पर आप इसका 5 गुना निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका सीपी कितना है। अगर हम इसका 5 गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 450, जो कि आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन और ये अप्रोच आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको इस तरीके का दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक यहाँ पे दुकानदार है या फिर आप कह लीजिए कोई शॉपकीपर, कोई भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है 15% डिस्काउंट दे रहा है किस पे, मार्क प्राइस पे, और शॉपकीपर स्टिल गेन कर रहा है यहाँ पे प्रॉफिट कितना, यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 19% का। तो आपको बताना है कि उसका मार्क प्राइस सीपी के अबव उसने कितना लगाया होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो डिस्काउंट दिया जाता है वो सीपी पे, तो अगर हम सीपी इसका बताना चाहें तो सीपी कितना होगा, अगर हम 100 के हिसाब से देखें तो डिस्काउंट कितना का दे रहा है 15%, तो यहाँ पे 85 हो जाएगा सीपी। और मार्क प्राइस इसका कितना होगा, मार्क प्राइस पे होता है आपका प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए मार्क प्राइस पे उसे गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना 19% का, तो ये हो जाएगा 119%। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रखा है कि कितना परसेंट आपका मार्क प्राइस ज़्यादा कितने प्रतिशत में लगाया होगा। तो पहले इन दोनों का गैप निकाल दीजिए, इनका गैप आया आपका 34 का, और ये जो हम चीज़ें मेज़र करते हैं ये आपका सीपी के बेस्ड करते हैं। तो 34 को अगर मैं यहाँ पे 35 से डिवाइड करूँगी, और क्योंकि प्रतिशत में आपको निकालना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, अगर हम किसी भी चीज़ का यहाँ प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो वो सीपी के रिस्पेक्टिव निकालते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे 3400 को 85 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 40%। जो 40% है वो आपको डी ऑप्शन में दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपके वही होते हैं। एक परसेंटेज का बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का पूछा जाता है। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है वो इस तरीके का होता है कि यहाँ पे बोल रखा है कि x में अगर हम 20% बढ़ा दें तो वो y के बराबर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, y में अगर हम 50% कम कर दें तो वो z के बराबर हो जाएगा। आपको बताना है कि कितना परसेंट x आपका z के बराबर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई तो आप कहेंगे x की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो x को अगर मैं 100 मान लूँ तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि y कितना होगा, 120% ज़्यादा है तो 120 हम y को ले रहे हैं। और z के बारे में क्या बोल रखा है कि z जो है आपका यहाँ पे क्या बोल रखा है कि y जो है यहाँ पे y में अगर 50% कम कर दे तो वो z के बराबर हो जाएगा। तो y अगर 120 है तो इसका 50% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट मोटे मोटे तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका z है वो 60 है।
अब यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड तीनों निकाल लिए। अब आगे क्या बोल रखा है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड। तो देखिए एक्स कितना है यहाँ पे 100, जेड कितना है यहाँ पे 60। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक्स का कितना परसेंट, तो एक्स का कितना परसेंट यानी कि मैं ए ले रही हूँ। ए परसेंट ऑफ एक्स जो है वो आपका जेड के बराबर है, मतलब ये कहने का मतलब है। तो ए परसेंट मतलब ए डिवाइडेड बाई 100, और जेड कितना है, एक्स कितना है, एक्स भी आपका 100 है और जेड कितना है 60। तो देखिए यहाँ पे 100 से 100 कटेगा तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 60 यानी कि 60%। तो इस हिसाब से 60 जो है 60% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि जो x है वो आपका 25% अगर वैल्यू में y से ज़्यादा है तो यहाँ पे y x से कितना कम होगा। तो इन जनरल हमें ऐसे क्वेश्चन में लगता है कि 25% ज़्यादा है तो 25% कम होगा। तो देखिए परसेंटेज में यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x और y दो जने हैं। अब ये बोल रखा है कि जो x है वो y से 25% ज़्यादा है। तो अगर y आपका 100 होगा तो x कितना होगा, 125 होगा। ये तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अगर मैं इन दोनों के गैप की बात करूं तो इन दोनों का गैप कितना है, 25 का गैप है। अब देखिए जब आपको ऐसे निकालना होता है कि एक दूसरे से इतने परसेंट ज़्यादा है, दूसरे से इतने कम है, तो आप करेंगे क्या, इनके गैप को आप इस तरीके से लिखेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अब कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है हम डिनोमिनेटर में क्या रखें, नीचे क्या रखें। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रखा है, अब आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि y x से कितना कम है। कभी भी आपको अगर कम वाली संख्या निकालनी हो तो आपकी ये जो ज़्यादा वाली संख्या है जैसे कि 125 और 100 में से क्या बड़ा है, तो आप कहेंगे 125 नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसी में अगर ये बोला होता कि y इज़ मोर देन x, तो देखिए मोर देन शब्द अगर लिखा होता तो मोर देन वाले में हम डिनोमिनेटर में x को लिखते। तो इस तरीके से मोर देन वाली में आपकी कम वैल्यू और लेस देन वाली में ज़्यादा वैल्यू हम यूज़ करेंगे। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 1/5 1/5, और 1/5 जो होता है वो 20% के बराबर होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब चलिए हम कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करें। जब आप सीटेट पेपर 2 का पेपर देखते हैं तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से डेटाबेस जरूर पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग संख्या दे रखी है जिसमें आपको सबसे पहले मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। और मीन और मीडियन निकालने के लिए मीन जो होता है यानी कि अगर आप माध्य निकालेंगे, माध्य निकालना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसान हो जाता है। अब देखिए इससे पहले आप क्या करिए, क्योंकि यहाँ पे मीडियन भी निकालना है तो इसे बढ़ते क्रम में लगा दीजिए। अगर हम इसे बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 6, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, फिर आ जाएगा आपका 9, और उसके बाद आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 13 इसके बाद आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 18, और अगर कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको वैसे ही हम यूज़ करेंगे। फिर आ जाएगा 20, 21 और 25। अब देखिए अगर आप यहाँ पे माध्य निकालना चाहते हैं यानी कि मीन निकालना चाहते हैं तो इन सबको आपको प्लस करना होगा। जैसे कि मैं इन सबको यहाँ पे प्लस कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे इन सबको प्लस करना है और कितने नंबर है, 10 नंबर है। तो इसे मैं डिवाइड करूँगी तो 147/10 आ जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 14.7 हम लिख सकते हैं। तो मीन तो आ गया इसका 14.7। इसके बाद आपको एक चीज़ देखनी है कि ये जो नंबर हैं ये आपके सम हैं या विषम है। तो देखिए यहाँ पे आपके सम संख्या है तो इसका अगर आप यहाँ पे मीडियन निकालोगे तो जो आपके मीन पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर जब आपने अरेंज किया था तो मीन नंबर में 13 और 15 यहाँ पे आया था। इनका अगर आप मीन निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 28/2, यानी कि आपका मीडियन कितना आ गया, यहाँ पे 14 आ गया। अब इसमें आपने मीन और मीडियन दोनों निकाल दिया। मीन आपका कितना आया, 14.7 आया, और मीडियन कितना आया आपका 14। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 28.7 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा देखिए अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 2-3 काम यहाँ पे साथ में करने को बोल रखा है। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको रेंज भी निकालना है, इस क्वेश्चन में मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। मीन यहाँ पे आपको और उनका मीन लेना है, यानी कि उनका आपको यहाँ पे एक तरीके से अनुपात निकालना है लास्ट में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में रेंज की बात करूँ, यानी कि जो आपका परिसर होता है इसकी बात करूँ तो परिसर कैसे निकलता है, सबसे बड़े नंबर जैसे कि 120 में से मैं सबसे छोटे नंबर जो कि 6 है इसको मैं माइनस कर लूँगी तो कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। तो जो रेंज है वो हमारा आ गया
मोड और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम कि इनको आप बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा आपका 10, फिर आ जाएगा 15, फिर एक और 15, फिर एक और 15, क्योंकि जितने बार जो नंबर रिपीट होगा हमें उतने बार लिखना है। फिर 50 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा। तो देखिए मोड क्या होता है, वे संख्या जो सबसे ज़्यादा बार यानी कि जो बहुलक होता है, वो होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि 15 जो है वो 3 बार आया है। तो मोड आपका कितना हो जाएगा, मोड यहाँ पे हो जाएगा 15। जबकि अगर मैं मीडियन निकालना चाहूँ तो देखिए मीडियन में आप क्या करेंगे, मीडियन में आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे मीडियन यानी कि जो माध्य है वो निकालने लगें तो देखिए सबसे पहले तो नंबर देखना है कि n कितना है। n आपका 11 है यानी कि ऑड है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका सूत्र है। तो देखिए 11+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा छठा, यानी कि छठे नंबर पे क्या आ रहा है आपको देखना है। छठे नंबर पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 15 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया रेंज कितना है, रेंज आपका यहाँ पे है 114। इसके अलावा मोड कितना है, मोड है 15 और मीडियन भी है 15। तो इनका क्या निकालना है, इनका आपको मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो जैसे आप एवरेज निकालते हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं। तीनों को प्लस किया डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 48। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को करना क्या है, इस प्रश्न के अंदर भी हम लोगों को यहाँ पे मीन मोड मीडियन के कॉन्सेप्ट को ही हमें यूज़ करने को बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, XYZ आपको यहाँ पे निकालना है, जो कि आपका मीन मोड, यहाँ पे मीडियन मोड और रेंज है, और इन ये डेटा आपको दे रखे हैं। और इसके बाद जब ये निकल जाएँ तो इसमें आपको पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँ जो कि सबसे आसान होता है, रेंज निकालने के लिए आपको सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस करना है। मीडियन निकालने के लिए मीडियन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नंबर है काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर आपके इवन होते हैं। तो देखिए इवन के लिए मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला भी यहाँ पे साझा किया था, जो कि था n/2। इसके बाद यहाँ पे n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मीडियन जो है वो निकाल सकते हैं। और मीडियन निकालने से पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए, और मोड क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट हुआ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का 50 यहाँ पे आंसर आएगा जब आप XYZ को आप यहाँ पे पुट करें। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको ऐसे अप्रोच लगाना है। देखिए जब आप अप्रोच लगाएंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, और पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम सही से मिलता है। और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपको पता है मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। बाकी चीज़ों में क्या होता है, जैसे साइंस के अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए या CDP की कोई थ्योरी आ गई, तो डायरेक्ट आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। अगर आपको आता है तो वो 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में भी हो सकता है। बस क्वेश्चन देखा, आंसर दिया। बट मैथ्स के लिए आप अच्छा खासा टाइम यहाँ पे बना सकते हैं। अब चलिए हम आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे 2D और जो 3D हमारे शेप्स होते हैं उससे रिलेटेड जो आपके यहाँ पे सूत्र यानी कि जो फॉर्मूले यहाँ पे तैयार होते हैं उनको मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। और आप अपने एग्जाम के लिए ये जितने मैं आप लोगों के साथ फॉर्मूले डिस्कस करूँगी इसको अच्छे से एक कॉपी में लिख लीजिएगा और एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए पेपर 2 की अगर मैं खास तरीके से बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के देखने को मिलते हैं। अब देखिए जरा हम एक एक करके अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहली आकृति, सबसे पहला शेप जो हम समझेंगे वो हम वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में देखेंगे। तो देखिए सर्कल का जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसका सूत्र होता है πr²। और जो पाई की वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में आपको 22/7 या फिर आपको 3.14 लिखने को बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। अदरवाइज आप यहाँ पे 22/7 यानी कि 22/7 से इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम परिमाप की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर आप पैरामीटर निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाता है, ये आपका आता है 2πr। अब इसके अलावा अगर हम वर्ग का यानी कि स्क्वायर की बात करें जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है यहाँ पे साइड स्क्वायर से, और जो पैरामीटर निकलता है वो निकलता है आपका 4 × साइड से।
इसके अलावा कुछ सूत्र और हैं, जैसे कि यहाँ पे आयत का यानी कि रेक्टेंगल का। तो देखिए आयत का जो आपका यहाँ पे एरिया निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है, उसका सूत्र होता है L इंटू बी, जबकि इसके परिमाप का यानी कि पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आई होप ये फॉर्मूले आपको पहले से भी पता होंगे और कुछ फॉर्मूले आपको पता भी चल रहे होंगे। इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पे त्रिभुज की बात करें तो जो स्केलेन ट्राइंगल होता है, यानी कि जो आपके विषम बाहु त्रिभुज होते हैं जिसकी कोई साइड बराबर नहीं होती, उसके लिए एक हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे होता है, जिसमें आप क्या करते हो, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये जो एस निकलता है वो कैसे निकलता है, जो भी आपको साइड दे रखी होती है उन सबको आप जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ऐसे आपका एस निकल आएगा। और यहाँ पर इनके साइडों से माइनस करके इस तरीके से इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को लगाया जाता है। और खास करके ये एरिया निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, यहाँ पे जो विषम बाहु त्रिभुज होते हैं यानी कि स्केलेन ट्राइंगल होते हैं उसका। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को अगर इसके परिमाप की बात करें, पैरामीटर की बात करें, तो जितनी साइडें इसके दे रखी है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी साइडों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे आपका परिमाप आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, जो कि आपके यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, उसमें आपका जो सूत्र यहाँ पे बनेगा वो आपका क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपको ये सूत्र यहाँ पे याद रखने हैं। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे स्केलेन ट्राइंगल में नहीं लगा सकते, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज में नहीं लगा सकते, सबका अलग अलग यहाँ पे सूत्र है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को क्या बता रखा है कि अगर आप परिमाप निकालना चाहें इसका, तो देखिए 2 साइडें बराबर होती है तो 2ab आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा क्या करिए, इतना अगर आप कंफ्यूजन नहीं लेना चाहते तो जितनी आपके साइड हैं सबको आप जोड़ दीजिए, आपका परिमाप आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज होते हैं यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 और यहाँ पे साइड का स्क्वायर। तो ये कुछ सूत्र आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। इसके अलावा क्योंकि इसके तीनों साइडें बराबर होते हैं तो आप 3 इंटू साइड भी कर सकते हो और तीनों साइडों को जोड़ भी सकते हो। अगर यही चीज़ आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पूछा जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, जो आपके समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें आप यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइपोटेन्यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है अगर इसका पैरामीटर निकालना है तो आप इसकी तीनों साइडों को आप जोड़ सकते हो, या जिसमें आप यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है ये कैसे निकालोगे, ये √a² + b² इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों को जो यहाँ पे पैरेललोग्राम होता है इसका अगर एरिया निकालने को बोलें तो देखिए यहाँ पे जो समांतर यहाँ पे चतुर्भुज होता है इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालने को बोलें तो इसका सूत्र होता है बेस इंटू हाइट। और इसका परिमाप कैसे निकलता है, इसका परिमाप निकलता है हाफ यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी। इसके बाद अगर आप आगे देखते हैं तो देखिए अगर हम यहाँ पे जो हमारे रोम्बस होते हैं इसके अगर हम बात करें तो रोम्बस में आपके 2 डायगोनल होते हैं। रोम्बस का अगर हम फिगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है एक डायगोनल, ये होता है दूसरा डायगोनल, जिसको आप D1 और D2 के नाम से जानते हैं। तो देखिए D1 इंटू D2 हाफ D1 इंटू D2। और अगर आप इसके यहाँ पे परिमाप की बात करें तो 4 इंटू साइड, 4 साइड होती हैं तो चारों साइड को आप जोड़ सकते हो या फिर 4 इंटू साइड आप कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे ट्रेपीजियम के देखने को मिलते हैं। अब देखिए ट्रेपीजियम एक ऐसी आकृति होती है जो कि देखने में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, जिसके 2 साइडें आपकी क्या होती हैं, 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं, 2 साइडें अनपैरेलल होती हैं, मतलब 2 साइडें पैरेलल होती है, 2 साइडें पैरेलल नहीं होती। जिसमें से आप जो पैरेलल साइड है इसको अगर ए और बी ले लो और इनके बीच का हाइट अगर आप h मान के चलो तो इसका एरिया निकलता है हाफ इंटू a + b इंटू एच। तो ये आपको सूत्र याद करना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको परिमाप निकालना है तो तीनों साइडों को जोड़ दीजिए। अब देखिए ये तो आपके थे 2D शेप, अगर यही आपकी 3D आकृतियाँ यहाँ पे पूछी जाए, 3D शेप्स यहाँ पे पूछी जाए तो इनके भी आपको सूत्र यहाँ पे पता होने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत तसल्ली से जैसे कि एरिया पूछा जाता है इसमें, इसके अलावा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, इनका सूत्र बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अब देखिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पे शंकु की बात करें, शंकु जिसे आप यहाँ पे कोण के नाम से जानते हैं, तो देखिए इसका एरिया निकलता है कैसे, हाफ πr²h। अब ये फॉर्मूले आपके बहुत बारी यूज होते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपका πrl। और यहाँ पे ये जो L है ये किस तरीके से आपका निकाला जाता है, तो देखिए L होता है आपका ये वाला साइड और ये होता है आपका हाइट।
तो देखिए, और ये होता है रेडियस। तो एल आप कैसे निकालेंगे? एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से पहले एल निकालेंगे और एल निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। और जो ये हमने एल निकाला है इसी को ही हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए भी यूज करेंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्यूब की बात करूँ तो देखिए क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है साइड क्यूब। इसके अलावा देखिए जब हम कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो दो साइड हम छोड़ देते हैं। तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 साइड का स्क्वायर, और साथ ही साथ इसकी अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये आपका कितना होता है, ये होता है 6 साइड स्क्वायर। अगर हम क्यूबॉइड को देखें तो क्यूबॉइड का जो आपका एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है, L इंटू बी इंटू एच। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए कर्ड सरफेस एरिया इसका निकलता कैसा है, इसका निकालने के लिए आपको 2h और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, L प्लस बी करना पड़ेगा। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में लेंथ, ब्रेथ और हाइट को किस पैटर्न में लिखते हैं, 2LB BH HL, इस पैटर्न में यहाँ पे लिखा जाता है। और अगर हम सिलेंडर की बात करें तो देखिए सिलेंडर का जो आपका एरिया होता है वो कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसके यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच। और देखिए कर्ड सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड नहीं लेते, तो इससे बनता है आपका 2 पाई आर एच। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमें ऊपर और नीचे का पार्ट लेना पड़ेगा, और ऊपर और नीचे का पार्ट आपको सर्कल में दे रखा है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ऊपर और नीचे दो पार्ट है तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे, इसी वजह से ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोगों को यहाँ पे हेमिस्फेयर के बारे में भी पता होना चाहिए कि हेमिस्फेयर का एरिया कैसे निकलेगा। तो हेमिस्फेयर का एरिया होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और अगर हम इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। साथ ही साथ अगर हम स्फेयर की बात करें, स्फेयर सिलेंडर आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, स्फेयर का जो आपका एरिया निकलता है वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब से। इसके अलावा जो कर्ड सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया इसका बराबर होता है। अब देखिए इन फॉर्मूलों को याद करने के साथ साथ मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ जिस तरीके के आपके पेपर में पूछे गए हैं, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अगर हम ये जो 2D और 3D शेप्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है कि एक बेलन है, एक सिलेंडर है जिसका आयतन यानी कि जिसका वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 396, और इसके हाइट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो इसका एरिया हमने बताया 3D शेप में वही उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। अब देखिए ये इस फॉर्मूले में आपको पता है पाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो कि 22/7 इसमें लेने को बोला है। जो हाइट है वो दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस निकल आएगा, यानी कि ये जो आपका पाई आर स्क्वायर एच है इसको हम 396 के बराबर कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम इतना ही बता रखा है। तो देखिए पाई की जगह अगर मैं 22/7 लगाती हूँ और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने देती हूँ, एच की जगह मैं अगर यहाँ पे 14 लगाती हूँ तो देखिए ये 396 के बराबर करके ये आपका कट जाएगा 2 बार में। तो देखिए आपको क्या करना है, आर स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को आप उस साइड डिवाइड में ले जाए, तो 396 के नीचे आपको डिवाइड में यहाँ पे 22 और 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आने वाला है वो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ जाएगा 9। तो देखिए आपको आर स्क्वायर जो है वो अगर 9 दे रखा है तो आपको इतना क्लियर हो गया कि आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका 3, क्योंकि अगर 9 का स्क्वायर हम देखें, 9 का स्क्वायर रूट देखें तो होता है 3। अब आगे क्या पूछ रखा है, आगे पूछ रखा है आपको कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो क्या था आपका 2 पाई आर एच। तो बस आपके पास आर की कमी थी, आपने वो निकाल दिया। 2 को 2 रहने दीजिए, पाई की जगह 22/7, आर की जगह हम लगा देंगे 3, एच की जगह हम लगा देंगे 14। तो देखिए यहाँ पर भी आपका ये चीज़ कट जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आपको निकालना था, तो इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे बोल रखा है कि एक वायर है जिसको आपका सर्कल का शेप दिया गया, और उसके बाद यानी कि उसे वृत्त बनाने के बाद उसे एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया। तो देखिए मैंने मैथ्स के पहले भी कई सारे सेशन लिए जिसमें आपको मैंने ये चीज़ क्लियर किया था कि अगर हम
एक शेप से दूसरे शेप में बदलते हैं तो क्या चीज़ आपकी कांस्टेंट रहती है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक शेप से दूसरे शेप में बदलें तो पैरामीटर हमेशा सेम रहता है, उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पे चेंज होता रहता है। बट अगर हम इसके शेप की बात करें कि एक आकृति से, एक वायर से हमने दूसरी वायर में बदल दिया, तो इसका जो आपका परिमाप होता है, जो पैरामीटर होता है वो सेम होता है। और आपको पता है सर्कल में इसे क्या बोलते हैं, सर्कल में इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक वायर जिसे आपकी इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये बता रखा है कि इसका एरिया है, और इसको आपका बेंट करके एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का एरिया आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखी है, आपको यहाँ पे एरिया दे रखा है। एरिया किसका दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल आपको यहाँ पे दे रखा है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 154 दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है 154 के बराबर। और अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो देखिए आप क्या करोगे, ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर करोगे और इसे आप यहाँ पे 154 के बराबर कर दोगे। तो देखिए आर स्क्वायर जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखिए आप कैसे करोगे, 154 को आप ऐसे रहने दोगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसे कैंसिल करके आ जाएगा आपका 49। तो देखिए आर स्क्वायर अगर 49 है तो आर कितना होगा, 7 होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आपका आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। जैसा कि मैंने कहा कि एक वायर से हम दूसरी वायर में बदलते हैं तो उसका पैरामीटर आपका सेम रहता है। तो देखिए अगर पैरामीटर यहाँ पे सेम रहेगा, और ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर की थी कि अगर आप एक शेप से दूसरी शेप में बदल रहे हो, चाहे आप किसी भी शेप से किसी शेप में बदल रहे हो, तो उसका परिमाप जो है वो सेम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस आपसे पूछूं सर्कल का, तो आप क्या कहोगे, वो है आपका 2πr के बराबर। और अगर मैं यहाँ पे वर्ग के परिमाप की बात करूँ, यानी कि स्क्वायर के पैरामीटर की बात करूँ, तो होता है 4 इंटू साइड। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों बराबर होंगे। और देखिए यहाँ पे 2 की जगह 2 रहने दीजिए, पाई की जगह पाई, और 7 आर कितना आया था, आर आया था 7। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, 4 इंटू साइड के बराबर है। तो 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा, और आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 22, और 4 जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आपकी साइड कितनी आ गई, साइड आ गई आपकी 11। आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है स्क्वायर का, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 121। और 121 हमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसी तरीके का आप देख सकते हैं। एक क्यूबॉइडल बॉक्स जो है यहाँ पे दे रखा है, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है यहाँ पे रेशियो में, यानी कि अनुपात में आपको दे रखा है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी आपको दे रखा है। तो देखिए अगर ये अनुपात में है तो हम इसे x के साथ लेट करके हम किस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि लेंथ इसका कितना है, लेंथ मैं मान के चल रही हूँ कि इसका 6x है, और ब्रेथ कितना है 4x है, और हाइट कितनी है इसकी 3x है, मैं ऐसा मान के चल सकती हूँ। और आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4608 के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है लेंथ हमने कितनी ली 6x, और ब्रेथ हमने कितनी ली 4x, और ये कितनी ली 3x। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 6x इंटू 4x इंटू 3x, ये किसके बराबर है, ये आपके 4608 के बराबर है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन सभी x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, और साथ ही साथ इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं आप, उस साइड डायरेक्ट शिफ्ट भी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 इंटू 4 इंटू 3 इस तरीके से आ जाएगा। आप इजीली इसे सिंप्लीफाई करिए। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब जो है वो 64 के बराबर आ जाएगा। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका जो क्यूब है वो कितना है, वो आपका है 64। तो देखिए यहाँ पर क्यूब जो है वो कितना, ये जो x है वो कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको यहाँ पे जो क्यूबॉइडल, यहाँ पे क्यूबॉइड है, इसका आपको यहाँ पे निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, और x अभी हमारे पास कितना है, x अगर मेरे पास 4 आया है तो यहाँ पे पहली वाली संख्या क्या होगी, यहाँ पे कितनी होगी, ये 24,
दूसरी वाली ये जो संख्या होगी ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 16, और तीसरी वाली संख्या कितनी होगी, तो तीसरी वाली संख्या होगी 12। यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता है। इसमें आप यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 मेंशन करके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मुझे देंगे कि लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना निकलेगा। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करती हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ट्रेपीजियम का लिया हुआ है और ट्रेपीजियम के इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि एक आपको यहाँ पे समलंब जो है वो दे रखा है जिसका क्षेत्रफल कितना है 2200 कुछ आपको दे रखा है, और यहाँ पे बोल रखा है कि जो डिस्टेंस होता है इसके पैरेलल साइड का यानी कि हाइट कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे बोल रखा है कि जो पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम की उनका अनुपात आपको कितना दे रखा है, वो 5:8 दे रखा है। तो आपको बताना है कि इनमें से लंबी साइड कौन सी है। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाफ a प्लस बी, यहाँ पे मैं सही से इसे लिख लेती हूँ, हाफ a प्लस बी इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप हाफ को हाफ रहने दीजिए, a कितना दे रखा है, a और b आपको अनुपात में दे रखे हैं। तो क्या मैं इसे 5x और इसे मैं यहाँ पे 8x लिख सकती हूँ, और हाइट कितनी है, ये है आपकी 35, और ये बन गई आपकी इक्वेशन। और इस प्रश्न के अनुसार ये किसके बराबर है, ये 2275 के बराबर है। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे आप एक काम करिए, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 से डिवाइड कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा हद तक ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपका बचेगा 5x प्लस 8x जो है वो यहाँ पे बचेगा आपका 130 के बराबर। जब आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 35 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 13x और यहाँ पे 130। तो देखिए x अगर मुझे निकालना है तो x कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 10 डिवाइड करके। अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो लॉन्गर साइड है वो आपकी कौन सी होगी। तो अगर अनुपात ये है तो लंबी साइड 8 से बनेगी, तो 8 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 80, जो कि आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक से संबंधित यहाँ पे दे रखा है, और जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसकी कैपेसिटी यानी कि जो इसका यहाँ पे एक तरीके से वॉल्यूम है वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है। अब देखिए फ्रैक्शन वाली चीज़ें देख के आप यहाँ पे घबराइए मत, और साथ ही साथ इसकी गहराई जो है यानी कि इसकी जो हाइट है वो कितने दे रखी है, वो दे रखे है 3.2 मीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका पैरामीटर निकालना है, वो भी इसके बेस का। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पैरामीटर निकालना है इसके बेस का यानी कि परिमाप निकालना है इसकी यहाँ पे आधार का। तो अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूँ तो देखिए इसके अगर हम बेस का पैरामीटर निकालेंगे तो इसका बेस किस शेप का है, तो आप कहेंगे इसका बेस होता है सर्कल शेप का। तो कहीं ना कहीं सर्कल का आपको पैरामीटर निकालने को बोला है, ये चीज़ समझिए। और सर्कल का पैरामीटर नहीं होता, सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपकी डिमांड की गई है वो आपको 2πr निकालना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इस क्वेश्चन में आपको इसके आधार का परिमाप निकालना है यानी कि पैरामीटर निकालना है इसके बेस का, और इसका बेस कैसा होता है, इसका बेस आपका सर्कल शेप का होता है। अब जो हमें क्वेश्चन में बोला है हम वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक बेलन की अगर यहाँ पे कैपेसिटी यानी कि इसका इसके यहाँ पे धारिता हमें बता रखी है, तो ये क्या हमें बता रहा है, ये इसका वॉल्यूम बता रहा है। और वॉल्यूम जो होता है वो इसका क्या होता है, वो होता है आपका πr²h। ये आपको फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। और ये जो πr²h है ये आपका यहाँ पे 1760/7 के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। और पाई आपको बोल रखा है यहाँ पे 22/7 लेने को। तो चलिए जो क्वेश्चन में बोल रखा है उस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो 22/7 इंटू आर जो है आपको निकालना है, तो आर का स्क्वायर आप इस तरीके से कर लेंगे, और एच कितना है 3.2। ये कितने के बराबर है, ये 1760/7 के बराबर है। तो देखिए 7 से 7 तो पहले ये चीज़ कट जाएगी।
इसके बाद अगर आप आर स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, 22 और 3.2 को यहाँ पे 1760 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से करोगे, 1760 आपने इस तरीके से लिखा और 22 और यहाँ पे 3.2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट हट के ऊपर एक 0 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल करके देखिएगा, ये कैंसिल करके पूरा 25 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर अगर 25 है तो आर कितना है, आर आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 है। आर अगर आपके पास 5 आ गया तो अभी मैंने आपके साथ शुरुआत में क्या डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे इस बेलन के आधार का परिमाप निकालना है, यानी कि पैरामीटर निकालना है, वो एक यहाँ पे सिलेंडर के बेस का, जो कि होता है आपका 2πr। और 2πr अगर सूत्र है तो 2 इंटू पाई कितना है यहाँ पे 22/7 और r कितना है, r भी हमारा यहाँ पे कितना निकला, 5 निकला। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आना है, ये आपको क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 220 इंटू अपॉन 7 और 220/7 आपको लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आपको क्लियर भी हो रहे होंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ जो कि इसी टॉपिक पे बेस्ड है, और मैं इतना मान के चलूँगी कि इससे आपको एक बेसिक अप्रोच मिल गई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो CSA है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो कि उसके बेस का रेडियस आपको इतना दे रखा है, यानी कि उसके बेस का रेडियस इतना है और जो CSA है वो कितना है, वो है आपका 2640। तो जो आपका CSA होता है उसका आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपको इसका आयतन यहाँ पे निकालना है, इसका आपको बेलन का वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले CSA का फॉर्मूला बताइए। जो इसका CSA होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए 2πRH अगर इसका फॉर्मूला है तो मैं 2πRH को किसके बराबर कर दूंगी, यहाँ पे 2640 के बराबर मैंने कर दिया, ठीक है जी। और आप मुझे बताइए 2 की जगह 2 रहने दिया, पाई कितना है 22/7, आर आपको नहीं पता, आर जो है आर पता है, यहाँ पे आर कितना है, आर यहाँ पे है 35, तो आर की जगह मैं यहाँ पे लगा दूंगी 35। हाइट मुझे नहीं पता तो हाइट की जगह मैंने हाइट रहने दिया। तो इस तरीके से मैंने इतना पार्ट ये सॉल्व कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ कट रही है वो चीज़ काट लीजिए, और आपको ये पता है अगर हाइट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2, 22 और 5 को यहाँ जाके डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे क्या करो, 2, 5 और 22 क्या था यहाँ पे 225, और यहाँ पे अगर 5 को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो देखिए ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आप कैंसिल कर सकते हैं, इजी नंबर है ये आपको 12 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो हाइट आपको पता चल गई, हाइट पता चल गई तो वॉल्यूम क्या है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। तो देखिए πr²h ये इसका फॉर्मूला है, मैं दोबारा इस चीज़ को यहाँ पे लिखती हूँ। πr²h मेरा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, पाई कितना लेना है 22/7। क्वेश्चन में हर बार ही आपको मेंशन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और आर जो है वो आपका है 35, तो 35 को हम 2 बार लिख लेंगे। और हाइट कितने निकाला, हाइट निकाला मैंने 12, तो एक 35 तो ये 5 बारी में कट जाएगा 7 से, बाकी नंबर रह जाएंगे, बड़े नंबर हैं और इनको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 22, 5, 25, 35 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 46,200 के आसपास ये आंसर आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे जो कि आपको 2D और 3D शेप से पूछे जाते हैं।